दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में। और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त बहादुर सिंह। जी हाँ, आज है प्रवासी पक्षी दिवस, जिसे हम मनाते हैं अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को। तो आज प्रवासी पक्षी दिवस है, तो हमारे साथ हैं पर्यावरण वैज्ञानिक, प्राकृतिक इतिहास के शिक्षक कि पक्षियों के बारे में जानने वाले विशेषज्ञ श्री राम सर। राम सर को मैं बहुत लंबे समय से जानते हैं और वो बहुत सारे बर्ड वॉचिंग के ग्रुप को ट्रेनिंग देने के का कार्य कर रहे हैं और प्राकृतिक संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊं वानी में। थैंक यू बहादुर, यहाँ निमंत्रण आमंत्रण करने के लिए, और खुश हूँ आपसे बात करने के लिए इस विषय पे। सर, हम बात कर रहे थे कि पक्षियों के प्रवास के बारे में, तो एक स्वतः ही सवाल है, क्यों पक्षी भी प्रवास करते हैं? ऐसी क्या जरूरत उन्हें लगती है कि हाँ अब ये इलाका छोड़ के कहीं दूर जाया जाए? ये सबसे मेन सवाल है और अच्छा सवाल है। हम जानते हैं कि पक्षियां प्रवास करते हैं। लगभग बहुत सारे जीव हैं जो प्रवास करते हैं, और सिर्फ मैं एक किस्म से परिपेक्ष दे रहा हूँ। पेड़ भी प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं, मगर उनका समय पैमाना जो है वो बहुत लंबा है। पक्षियां जो हैं हमारे नजर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। सबसे चंचल, हर जगह घूमने वाले, सुबह शाम गाने वाले और रंग बिरंगी, तो वो हमारे आंखों के सामने सबसे पहले पड़ जाते हैं। और शायद दूसरे नंबर में तितलियां आते हैं, ऐसे जो हमारे नजर में आ जाते हैं। तो इसलिए पक्षियों को के ऊपर थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है कि ये प्रवास करते हैं और कहीं से जा रहे हैं और कहीं से आ रहे हैं। कई कारण हैं प्रवास के, और इसमें मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं कि प्रवास क्यों कर रहे हैं, मगर कभी कभी हम लोगों को ये नहीं मालूम कि वो कब और कैसे प्रवास करते हैं और कैसे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। प्रवास के कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो खाने का खोज। जैसे कि आप जानते ही हैं, खासकर हिमालय में और उत्तरी इलाके में ठंडा गर्म जो है हम लोगों का सीजन जो है बहुत स्पष्ट है। बर्फ पड़ जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है, तो उसमें खाने का उपलब्धि कम हो जाता है। तो तब पक्षियां जो हैं वो कम खाने वाले जगह से निकलकर वो ज्यादा खाने वाले जगह पर चले जाते हैं। दूसरा उसी में जुड़ा हुआ है मौसम। कहीं बहुत जगह ठंडे हो जाते हैं या मौसम बहुत गर्म हो जाता है, तो पक्षियां जो है क्योंकि उनके पास साधन है, वो उड़ सकते हैं, तो वो उड़ के अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं उचित वातावरण में, जहां उनको ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा मिल सके। तो ये मुख्य दो कारण है पक्षियों का माइग्रेशन का। और पक्षियां अलग अलग किस्म के माइग्रेशन करते हैं। एक तो बहुत दूर से आते हैं, अंतरराष्ट्रीय माइग्रेशन हम कह सकते हैं, मंगोलिया से, साइबेरिया से, या हिमालय पार से, या तिब्बती पठार से, या उच्च हिमालय से वो हिमालय पार करके भारत के भू क्षेत्र में आ जाते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं और बहुत दूर चले जाते हैं। कुछ हैं जो पहाड़ के ऊपर से पहाड़ के नीचे तक आ जाते हैं। तो जो दूर वाले हैं उनको हम लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट कहते हैं, दूर वाले प्रवासी। अक्सर ये बहुत ऊंचाई में उड़ते हैं और हिमालय को पार करके आते हैं। कुछ हैं जो हिमालय के टॉप से लेकर वो नीचे तक आ जाते हैं, तलहटी तक। तो हो सकता है कि ये बुग्याल के पक्षी हो, जहां बर्फ पड़ती है या ठंडा हो जाता है, और वो नीचे हमारे उत्तराखंड के प्लेन्स वाले इलाके में आ जाते हैं। कुछ हैं जो छोटे दूरी में माइग्रेट करते हैं, वो पहाड़ के टॉप से पहाड़ के नीचे तक, ऊपर बर्फ पड़ी हुई है, वो नीचे घाटी में चले जाएंगे। और एक और किस्म के माइग्रेशन है, जो ये तो मैं उत्तर से दक्षिण के माइग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। और फिर दक्षिण से भी उत्तर का माइग्रेशन होता है गर्मियों के सीजन में, जहां पक्षियों को हिमालय में बहुत सारा खाना और सुरक्षित प्रजनन का वातावरण और ठंडा मौसम उनको मिल जाता है। तो जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वैसे पक्षियां भी अपने प्रजनन के लिए और सुरक्षा के लिए वो हिमालय आ जाते हैं, दक्षिण भारत के और मध्य भारत के गर्म वातावरण को छोड़कर। और इसमें से काफल पाको एक, आपने शायद पहले भी इसके बारे में बात किया है, वो एक बड़ा कॉमन और पॉपुलर पक्षी है जो गर्मियों के सीजन में आ जाता है। और अभी अगर आप बाहर जाके सुनने का या देखने का कोशिश करोगे,
तो शायद काफल पाको निकल गया होगा और वापस दक्षिण भारत चले गया है। तो ये कुछ कारण थे और कुछ और जानकारी। सर, बहुत सारे हमने भी कहानियां सुनी हैं कि हंस हिमालय की ऊंचाइयों को पार करके आता है, तो ऐसे कुछ पक्षियों के बारे में बताएं कि वो कितना लंबा प्रवास करते हैं भारत में, कहाँ रुकते हैं। मजे की बात यह है कि पक्षियों को कानूनी भू क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है। उनको इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, उनसे कोई वो बॉर्डर इलाके से कोई उनको मतलब नहीं है। उनका मतलब है सुरक्षित इलाका, सुरक्षित वातावरण, या तो अपने लिए या अपने चूजों के लिए, बच्चों के लिए और अंडों के लिए, या जहां उनको सुरक्षित खाना मिलेगा। तो माइग्रेशन जब वो करते हैं तो वो एक तो सुरक्षित जगह से सुरक्षित जगह जाना, और दूसरा सुरक्षित रास्ते से, और जिस रास्ते में उनको खाना मिले। आपने हंस के बारे में बात किया है। सबसे ऊंचा प्रवास करने वाला पक्षी जो है वो है आपका बार हेडेड गीस, जो एवरेस्ट की ऊंचाई के ऊपर से वो माइग्रेट करता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग पक्षी है। इनके पंख और जो इनके मसल्स हैं उड़ने वाले, ये बड़े स्पेशल होते हैं। और ये ना ही सिर्फ ये बहुत दूर तक प्रवास करते हैं और ऊंचे से प्रवास करते हैं, मगर इनका स्पेशल एडेप्टेशन है लो ऑक्सीजन वाले वातावरण में जीने के लिए। जो जैसे हम लोग मानते हैं शेरपा लोगों में स्पेशल उनको हाई ऑल्टीट्यूड एक्लिमेटाइजेशन के लिए कुछ स्पेशल गुण है, तो वैसे ये पक्षी भी जो है वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में माइग्रेट कर सकते हैं। मगर मजे की बात यह है कि ये पक्षी लगभग मेरे ख्याल से 7-8 केजी तक होता होगा एक पक्षी। तो आप जान सकते हैं कि ये बड़ा पक्षी है और दूर उड़ान भर रहा है। तो वो मंगोलिया या तिब्बत वाले इलाके से, जहां बड़े बड़े झील हैं, वहां अपने समर में जाता है, गर्मियों के मौसम में वहां अपना प्रजनन, अपने अंडे देता है, अपने चूजों को पालता है, और फिर वो एक साथ बड़े फ्लॉक्स में वो ऊपर से माइग्रेट होके निकल जाते हैं। कुछ ये हिमालय के तलहटी में आके रुकते होंगे, कुछ और नीचे दूर तक जाते होंगे जहां इनको बड़े पानी के झील मिल जाते हैं, जहां वो जाड़ा अपना काट सके सुरक्षित तरीके से, उनको जहां उनको खाना मिल सके। उनको एक सुरक्षित रास्ता चाहिए होता है, और सुरक्षित रास्ता का मतलब ये होता है कि जहां उनके ऊपर ज्यादा रुकावट ना हो, जहां ये इनको खाने वाले अन्य पक्षी जो हैं या अन्य जीव जो हैं वो कम हो, और जहां कहीं अगर ये थक जाए तो इनको रुकने के लिए एक जगह मिले जहां ये सुरक्षित रहे। ये गहरे झीलों के आसपास, नदी में जो बने हैं, या छोटे मोटे झील जो उनको रास्ते में मिले। मगर इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ बड़े पक्षी प्रवास नहीं करते हैं। मैंने जानबूझ के आपको वजन के बारे में बताया था, 7-8 केजी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम। मगर कुछ ऐसे पक्षी हैं जो मात्र 10-12 ग्राम के होते हैं, जो भी हिमालय पार करके आते हैं। और इनमें से कुछ हैं जो हम लोग पतफुदकी या वॉबलर नाम से हम जानते हैं, ये भी हिमालय पार करके माइग्रेट होते हैं। तो ये बड़े मजे की बात ये है कि ऊपर से उड़ते हुए भी पक्षियां जाते हैं, हंसनुमा, डकनुमा, और छोटे छोटे पक्षी जो बहुत लंबा उड़ान नहीं भर सकते एक साथ, मगर वो जमीन से जुड़े हुए, जमीन से जुड़कर वो पेड़ से, झाड़ी से वो माइग्रेट करके आते हैं या प्रवास करके आते हैं। और ये बड़ा मतलब ताज्जुब है, क्योंकि बड़े पक्षी जो है वो अपने शरीर में थोड़ा बहुत जो है रिसोर्सेज जो है फैट और अन्य चीज वो जमा कर सकते हैं। मगर छोटे पक्षी क्योंकि ये चंचल हैं, इनका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, तो ये अपने शरीर में बहुत कुछ एनर्जी जमा नहीं कर सकते हैं। तो ये सुबह शाम रात को माइग्रेट करते हैं, और दिन भर ये आपको खाने के ढूंढ में निकले हुए आपको दिखेंगे। तो ये दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं ये जो बर्ड माइग्रेशन के बारे में है। सर, मेरे को एक ख्याल आया, जैसे आपने बताया कि काफल पाको के बारे में बताया कि वो माइग्रेटेड है। हमारे उत्तराखंड में या आसपास में मुक्तेश्वर या पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी कौन सी चिड़िया और हैं जो माइग्रेट करके आती हैं? तो काफल पाको एक कुकू है। कुकू के 6-7 प्रजाति हैं, कॉमन कुकू या यूरेशियन कुकू, हिमालयन कुकू, फिर हमारा यो जिसको हम काफल पाको कहते हैं,
फिर ग्रे बेलीड कुकू हो गया, फिर आपका एक दो और कुकू हैं जो मैं अभी तुरंत नाम भूल रहा हूँ, मगर 5-6 कुकू हैं जो आते हैं। ये है गर्मी के ब्रीडिंग समर माइग्रेंट्स। साथ साथ में बहुत सारे फ्लाई कैचर्स हैं, अल्ट्रा मरीन फ्लाई कैचर, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाई कैचर, वर्डिटर फ्लाई कैचर जो बहुत सुंदर नीला है। तो खूब सारे फ्लाई कैचर भी आपके माइग्रेट करके आते हैं। साथ साथ में ये गर्मी के माइग्रेंट्स हैं जो आके यहाँ आके अपने घोंसले बनाते हैं। विंटर में ज्यादातर हमको विंटर माइग्रेंट्स मिलते हैं जो सिर्फ विंटर काटने के लिए निचले हिमालय या मध्य हिमालय में आते हैं या हिमालय पार से आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे वॉबलर्स हैं, छोटे छोटे पक्षी 5-7 ग्राम 10 ग्राम तक, और झुंडों में रहते हैं इसमें। उसके अलावा इनके साथ साथ एक छोटे पक्षी और हैं जिनको हम लोग कहते हैं चेस्टनट हेडेड टीसिया। फिर बहुत सारे बुश वॉबलर्स हैं, फिर बहुत सारे फिर कुछ कपविंग्स हैं जो ये सब झाड़ी में घुसने वाले हैं। बड़े पक्षियों में विंटर में जो एक खास पक्षी जो आता है वो है स्टेपी ईगल, जो बहुत दुर्लभ पक्षी है, लगभग 5-7 हजार ही है पूरे दुनिया में, और वो उत्तराखंड के आपको बहुत सारे जगह में मिल जाएंगे। और साथ साथ में कुछ वल्चर्स भी हैं जो आते हैं उच्च हिमालय से मध्य और बीच निचले हिमालय में, तो ये भी आपको पक्षी मिल सकते हैं। एक बड़ा जो छोटा मध्यम साइज का बड़ा टाइप पक्षी जो अक्सर मुक्तेश्वर क्षेत्र में दिखता है वो है थ्रश पक्षी। इनके 5-7 प्रजाति है, मिसिल थ्रश, डार्क थ्रोटेड थ्रश, रेड थ्रोटेड थ्रश, और एक दो और पक्षी हैं जो आते हैं। ये भी उच्च हिमालय पार से या कभी कभी यूरोप से भी वो माइग्रेट करके हिमालय के मध्य तलहटी मध्य और इलाकों में मिल जाता है। मजे की बात यह है कि कुछ थ्रश हमारे हैं जो विंटर में आते हैं यहाँ, और कुछ थ्रश है जो समर में श्रीलंका से हिमालय आते हैं, जिनका नाम है एक खास इसमें है पाइड थ्रश। सुंदर सा काला सफेद इनका नर होता है, लंबा पीला चोंच होता है, हल्का सा छोटा पूंछ होता है। तो थ्रश जो बड़ा परिवार है, इसमें से कुछ विंटर में माइग्रेट करके आते हैं और कुछ समर में माइग्रेट करके आते हैं, और शायद इनका ओवरलैप वाला सीजन जो है बहुत छोटा होता होगा। पाइड थ्रश सब निकल गए हैं और अब जो यूरोप और हिमालय पार के थ्रश है वो आ रहे हैं। तो सर एक सवाल जो इन सब बातों के साथ साथ मुझे ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जलवायु परिवर्तन या मौसमी परिवर्तन या इंसान का प्रकृति के अंदर इतना बढ़ता दखल, क्या इन प्रवासी पक्षियों के प्रवास में भी दखल कर रहा है, और कर रहा है तो कितना? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा बहादुर, क्योंकि जो विश्व प्रवासी पक्षी प्रवास दिवस है वो ये इस साल जो है वो इसका 24वां अंक है। तो हर साल वो एक मुद्दा लेते हैं और कहते हैं कि इस साल हम माइग्रेशन और बर्ड से जुड़े हुए हम इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो पिछले साल जो था वो पानी से जुड़ा हुआ था कि पानी कितना माइग्रेटरी बर्ड्स पर असर करता है, पानी होना ना होना, सुरक्षित पानी होना, साफ पानी होना। इस साल जो है वो है कीड़ों से जुड़ा हुआ कि कीड़ों को कितना महत्व है माइग्रेटरी बर्ड्स पर। और हम जानते हैं, हम लोग जो पर्यावरण से जुड़े हुए जानते हैं कि एक किस्म से कीड़ों पर एक प्रहार किया जा रहा है इंसान द्वारा, कीटनाशकों के द्वारा, रात को हर जगह उजाला के कारण से, इनके आवासों को काटने के कारण से, डिफॉरेस्टेशन से और अन्य और जलवायु परिवर्तन से। तो जिसका मतलब है कीड़ों की जो जनसंख्या है वो भी कम हो रही है, और उससे प्रवासी पक्षियों का जो प्रवास है उस पर भी सिर्फ प्रवास पे नहीं मगर उनके प्रजनन पे भी असर पड़ रहा है। तो जरूर जलवायु परिवर्तन और जो हम लोग कहते हैं हैबिटेट का जो लॉस है, जो पारिस्थितिकी है उसमें फर्क से प्रवासी पक्षियों में काफी फर्क पड़ रहा है। एक छोटा सा, मैं खास एक स्पेसिफिक उदाहरण नहीं मगर एक सांकेतिक उदाहरण,
जलवायु परिवर्तन से कीड़ों का जो प्रजनन का जो उनका जीवन चक्र है उसमें अंतर हो रहा है। आपको ख्याल होगा कि इस साल जो है चौमास जो है वो सितंबर लास्ट तक हमारे उत्तराखंड में रहा है। नॉर्मली चौमास या मॉनसून सीजन वो सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक निकल जाता है, मगर इस साल जो है मॉनसून जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक हमारे यहाँ बारिश होते रहा है। उससे जो कीड़ों का जो साइकिल है, क्योंकि टेम्परेचर में अंतर हो रहा है और टेम्परेचर एक सांकेतक है कीड़ों के लिए कि वो निकले या नहीं निकले। मैं मुनस्यारी में हूँ और उच्च हिमालय में लगभग 4,500-5,000 मीटर तक ताजा बर्फ पड़ गई है और रात के टेम्परेचर बहुत ठंडे हो गए हैं, जिस कारण से कुछ कीड़े सोच रहे हैं कि हम अपना जीवन चक्र को बदल लेते हैं क्योंकि अभी ठंडा हो रहा है, हम निकल के क्या करेंगे। तो वो अपने लोकल साइकिल से चल रहे हैं, मगर जो दूर से प्रवासी पक्षी आ रहे हैं वो इस आशा से आ रहे हैं या चल रहे हैं कि हम जब मुक्तेश्वर या मुनस्यारी पहुंचेंगे हमको ये कीड़े मिलेंगे, मगर वो यहाँ शायद आके देखेंगे अरे कीड़े तो निकले नहीं है, अब हम क्या करें। वो एक मोटा एक कारण है। मगर दूसरा ये है क्योंकि हम कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत सारे कीड़ों का जीवन चक्र में बहुत घातक फर्क पड़ रहा है। कम कीड़े निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग कीड़ों को मार दे रहे हैं, और जो ये कीड़े जो ये प्रवासी पक्षी है उनका मेन खाना बनता है, वो उनको वो खाना मिल नहीं रहा है, तो या तो वो आएंगे नहीं या अपना रास्ता बदल लेंगे या वो मर जाएंगे, क्योंकि छोटे पक्षियों के पास चारा नहीं है, वो बहुत जल्दी से अपने इलाके बदल नहीं सकते हैं। बड़े पक्षी तो हो सकता है उड़ जाए या दूर के जो उड़ान वाले हैं वो उड़ के वो दूसरा एक जगह ढूंढ ले, मगर छोटे पक्षी जो हैं वो उतना आसानी से वो अपना जगह बदल नहीं सकते हैं। साथ साथ में आप मुक्तेश्वर क्षेत्र में अगर आप मान लो चोली की जाली चले जाओ या कोई टॉप का जगह चले जाओ और रात को अगर आप अगल बगल देखो तो आपको हजारों लाखों लाइट घर के बाहर लगे हुए दिखेंगे। हाँ, सबको सुविधा है, सबको बाहर लाइट चाहिए क्योंकि बाहर रात को काम करनी है या आसान है आना जाना, मगर ये भी एक फर्क पड़ता है दोनों प्रवासी पक्षियों के लिए भी और कीड़ों के लिए भी। कीड़ों आकर्षित होते हैं इन लाइटों पे और फिर वो जो उनका नेचुरल साइकिल है वो बिगड़ जाता है और पक्षियों का कीड़ों के लाइफ साइकिल में अंतर आ जाता है, कम पैदा होते हैं और वो तुरंत पक्षियों पे भी असर कर लेते हैं। और जलवायु परिवर्तन क्योंकि एक बहुत बड़ा चक्र है, तो फर्क आ रहा है। वो ये मुक्तेश्वर का उदाहरण से शायद लास्ट अच्छा स्नोफॉल वहां मुक्तेश्वर में 2019-20 में हुआ था। उसके बाद 4 विंटर हो गए हैं और हमारे पास हिमालय में बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ नहीं है। उससे भी फर्क पड़ जाता है। उससे जो जीवन चक्र है पक्षियों का और पौधों का और कीड़ों का उसमें अंतर हो रहा है, तो पक्षियों पर दोबारा उनका प्रवासी ड्यूरेशन और पैटर्न पर अंतर आ जा रहा है। सर, एक बारी हमने बहुत पहले जब किंग कोबरा पे काम किया तो कुछ श्रोताओं के फीडबैक भी थे कि इंसान का जीवन में इतनी चुनौतियां आ रही हैं, आप किंग कोबरा जैसी चीजों के बारे में बचाने के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि हम संरक्षण की जब बात करते हैं तो बहुत सारी आवाजें होती हैं कि जब हम इंसानी जीवन इतना महत्वपूर्ण है, हमें तो विकास करना ही होगा। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके प्रयासों से, बहुत सारे फाउंडेशन के सहयोग से जब आपने लोगों को बर्ड वॉचिंग के महत्व को बताया और बर्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग दी, पक्षियों के बारे में जानकारी दी, तो ये रोजगार सृजन का भी एक बहुत अच्छा जरिया बना है ताकि हम प्रकृति को संरक्षण भी कर पाएं और रोजगार भी सृजन कर पाएं। तो आप थोड़ा सा ये संदेश अगर लोगों तक पहुंचाएं कि इन पक्षियों के आने से, इन पक्षियों की तादाद यहाँ बढ़ने से कैसे युवाओं के बीच रोजगार भी बढ़ सकता है, थोड़ा सा अगर इस पर प्रकाश डाल पाए। बहादुर, मैं इस पर बात करूंगा। उससे पहले मैं एक कहानी से एक शुरू करना चाह रहा हूँ, और ये चीन का एक कहानी है। जब लगभग सन 50 के दशक में जब उनका एक नया सरकार था, तो उनका एक जो भी सीनियर थे, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि सारे स्पैरो जो पक्षी है इनको मार डालो, सारे पक्षियों को बड़े पैमाने में मार डालो क्योंकि ये हमारे खेती को नुकसान कर रहे हैं। तो चीन में एक बहुत बड़ा सामूहिक पहल शुरू हुआ पक्षियों को, खासकर स्पैरो प्रजाति, गोरैया प्रजाति को मारने के लिए।
और उन्होंने लाखों करोड़ों में जो है वो उन्होंने ये गोरैया प्रजाति के पक्षियों को मारा। और लोगों ने सोचा अब हमारी खेती जो है, जो ये पक्षियां जो हमारे अनाज को खा रहे हैं, ये कम हो गए और हमारी अनाज की बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। मगर ताजुब की बात है, या ताजुब नहीं मगर कहानी ऐसे निकला कि उनका अनाज का बढ़ोतरी होने के वजह वो अकाल जैसे स्थिति पैदा हो गया वहां। अकाल क्यों? क्योंकि जो उनके फसल थे उसमें इतने सारे कीड़े आ गए और उन कीड़ों को वो खत्म नहीं कर पाए। फिर लोगों को एहसास हुआ कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि गोरैया हाँ अनाज खाती है, मगर प्रजनन के सीजन में लगभग हर एक पक्षी, चाहे वो न्यूली हो, चाहे वो कठफोड़वा हो, चाहे वो गोरैया हो, वो अपने बच्चों को प्रोटीन दिलाने के लिए उनको कीड़ों को पकड़ के खिलाना पड़ता है। तो उन्होंने गोरैया खत्म कर दिया और उनका फसल जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि उनके पास पक्षी ही नहीं रहे जो फसल से कीड़े निकाल के वो अपने बच्चों को खिला सके। तो जैसे किंग कोबरा जो है अन्य सांपों का नियंत्रण रखता है, तो पक्षियों का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है मौसम ये पर्यावरण संतुलन में। एक पक्षी का थोड़ा सा रोल है, मगर कई सारे पक्षी मिलजुल कर वो पर्यावरण संतुलन के एक किस्म से स्थानीय पर्यावरण के संतुलन में उनका एक बहुत बड़ा भूमिका है। अगर हम ये भूल जाएं, अगर हम कीटनाशक जिस तरीके से हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और सारे कीड़ों को खत्म कर दें, जिसमें मधुमक्खी भी और तितली भी खत्म हो जाएं, तो हमारा जो प्रजनन, जो परागण है वो खत्म हो जाएगा। और मुक्तेश्वर क्षेत्र उत्तराखंड का फल क्षेत्र माना जाता है। कैसे होगा फलों के पेड़ों में पॉलिनेशन? अगर हम पॉलिनेटर जो हैं उन्हीं को खत्म कर दें, तो हर एक जीव का एक बहुत बड़ा भूमिका है। हाँ, कुछ जीव हैं जो बड़े हानिकारक होते हैं, मगर पहले हमको समझना चाहिए कि उनका हानि कहाँ से आ रहा है और किस किस्म से आ रहा है, और कैसे हम प्राकृतिक तरीके से उनका नियंत्रण कर सके। कई उदाहरण है मुक्तेश्वर क्षेत्र में। वो काला बांसा जो पौधा है सब जगह फैला हुआ है, हम उसका नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने मौसम स्थानीय पर्यावरण को बदल दिया है। और अब हमको डबल ट्रिपल चौबल मेहनत करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, और सामूहिक मेहनत नहीं होगा तो वो नहीं निकलेगा। तो कई कारण से हमको जो भी जीव है उनको समझना चाहिए कि वो क्या जीव है, उसका प्रकृति में क्या भूमिका है, और फिर हम मिलकर उनको सपोर्ट कैसे कर सके, या वो उनको सपोर्ट करके हम इंसानों को कहां से फायदा मिल सकता है। तो ये मैंने सोचा कि ये कहानी बताऊं ताकि लोगों को एहसास हो कि सिर्फ सिंपल नहीं है कि खाली पक्षियों को भगा दो या जानवरों को भगा दो, उसके बाद भी कुछ जुड़े हुए चीज है जो हमको समझनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 5-6 साल से हम लोग बर्ड वॉचिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और आप भी उसमें शामिल रहे हैं। उत्तराखंड में टोटल अभी आज के दिन 729 पक्षियां का लिस्ट है, और वो लिस्ट अभी ये जून जुलाई में ही छपा है। पिछला जो लिस्ट था उसमें 710 थे, और अब 19 पक्षियां उसमें अभी जुड़े हैं। जो 19 नए पक्षियां जुड़े हैं उसमें से मेरे ख्याल से 10 या 12 से ज्यादा जो है प्रवासी पक्षियां हैं, दूर के प्रवासी या नजदीक के प्रवासी। हम लोग प्रवासी पक्षियों के बारे में बहुत कम जानते हैं अभी भी, और जैसे जैसे हम ज्यादा बर्डिंग करेंगे तो हम लोगों को ये प्रवासी पक्षी सामने आएंगे। उत्तराखंड में इतने सारे प्रवासी पक्षी हैं, तो ये बहुत सारे लोग रोज फिंचेस, बंटिंग्स, लार्क्स, और ये जो शोर बर्ड्स जिनको हम कहते हैं, बतख नुमा और लंबे टांग पानी में रहने वाले, ये बहुत दूर से उड़ के आते हैं। और उत्तराखंड जो है बहुत एक अच्छा जगह है जहां हमको प्रवासी पक्षी एक साथ एक सीजन में बहुत सारे हमको दिख सकते हैं। मुक्तेश्वर क्षेत्र में भी छोटे जो ये वॉबलर हैं, और कुछ जो प्रवासी फ्लाई कैचर हैं, और कुछ जो ये अन्य जो पक्षी उच्च हिमालय से आ रहे हैं,
ये देखने के लिए एक बहुत अच्छा जगह है। तो ये एक विंटर में बर्डिंग के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है, क्योंकि हम बर्डिंग जानते ही है कि एक बहुत पॉपुलर टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। और अगर हम प्रवासी पक्षियों का आंकलन करें और लिस्ट करें तो बहुत सारे लोग उनको देखकर कहेंगे हाँ यार ये पक्षी यहाँ मिल रहा है, तो हम जरूर आएंगे इसको देखने के लिए। इत्तेफाक से सन 2019 में जब हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में थे तो दुत्कानीदार महेश ये ठाकुर टॉप के रास्ते में हम लोगों को एक दुर्लभ पक्षी मिला। ये है आपका एक रेड स्टार्ट, रूफस बैक रेड स्टार्ट, और ये 132 साल बाद हम लोगों को मिला है हमारे ग्रुप को, और उसका एक छोटा सा लेख भी मिला है। यानी और ये खेतों में मिला है, ये ऐसे कोई जंगल क्षेत्र में नहीं मिला है, ये नॉर्मल से खेत में हम लोग घूम रहे थे और हमने देखा और फिर पहचान किया, और ये निकला एक ऐसे दुर्लभ पक्षी जो 132 साल बाद देखा जा रहा है। तो कई ऐसे पक्षियां हैं, जितना हम ज्यादा घूमेंगे इलाके में उतना हमारे सामने में ये ऐसे पक्षियों का नजर आना यानी कि एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है प्रवासी पक्षियों को लेकर। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ। कुछ साल पहले हम लोग महेश खान के जंगल में रिसर्च कर रहे थे सुबह सुबह, और हमारे सर के ऊपर से 1000 या उससे ज्यादा की संख्या में छोटे वॉबलर प्रजाति उड़ के जा रहे थे। वो रुक नहीं रहे थे, वो अपने रिटर्न प्रवास में थे। हम लोग तो ताज्जुब कर गए और 1 घंटे तक उनको देखते रहे। वो जाते गए जाते गए जाते गए, और ये हमारे खरसू टिमसू के पेड़ के बिल्कुल टॉप पे, यानी कि 20-30 मीटर ऊपर प्रवासी पक्षियों का जो रहन सहन इतिहास है, प्राकृतिक इतिहास है, ये अभी हम जानते नहीं है। तो उस कारण से कोई भी आए और ढूंढे तो उनको मजा भी आएगा और वो जानकारी का स्रोत भी बन सकते हैं, और ये लोकल के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर भी बन सकता है सर। आप जी बिल्कुल बिल्कुल, जितना लोकल गाइड जो लोग हैं वो इस पर ध्यान देंगे तो उतने वो उनको अवसर भी मिलेंगे वो अपने काम में जोड़ने के लिए। तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे इस बातचीत, इस चर्चा को खत्म करते हुए, कि कैसे वो प्रवासी पक्षियों जो भी जीव जंतु हो उनके संरक्षण में योगदान दें? यहाँ भी मैं एक छोटा सा कहानी से शुरू करना चाह रहा हूँ। जब मैं मुक्तेश्वर क्षेत्र में पहली बार आया तो कई लोगों ने, और वो विंटर का टाइम था, जाड़ों का टाइम था, तो कई लोगों ने मेरे को कहा कि पहले हमारे यहाँ बहुत पक्षियों के बड़े बड़े झुंड आते थे, अब वो खत्म हो गए हैं, और ये बड़े झुंड जो हैं ये हमारे खेतों में फैल जाते थे। और हम लोग और उन कई उससे लोकल के कुछ कहानियां या सोच जुड़ी हुई है। तो अभी तक हम लोगों को ख्याल नहीं है या अभी तक जानकारी नहीं है कि वो क्या पक्षी थे जो इतने बड़े झुंड में आते थे। कुछ तो हमको माल्या, ह्यू माल्या, हिमालयन स्नो पिजन हम जानते हैं कि वो थे। कुछ शायद छोटे पक्षी थे जो एक्सेंटर्स या रोज फिंचेस बड़े झुंड में आते थे, या प्लेन माउंटेन फिंचेस, हम लोग को नहीं मालूम। तो एक तो ये है कि वो बदल गया है मौसम। तो स्थानीय लोगों से मेरा एक या जो भी इस भू क्षेत्र में उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दीजिए कि आपके अगल बगल क्या पक्षियां आ रहे हैं, क्या वो आपको साल भर दिख रहे हैं या अचानक से कुछ दिन के लिए आपको जाड़ों में दिख रहे हैं। दूसरा, क्योंकि हम लोग कीड़ों के बारे में बात कर रहे हैं और मुक्तेश्वर क्षेत्र जो है वो खेती से बहुत जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और आज के दिन बहुत सारे रासायनिक कीटनाशक और दवाई का इस्तेमाल हो रहा है। ये याद रखिए, जो पक्षियों को और कीड़ों को मारने के लिए आप कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। कोई भी ऐसे कीटनाशक नहीं है, चाहे जो भी ये हमारे मैन्युफैक्चर और हम लोगों को जो भी ये कहें, लास्ट में ये कीटनाशक जो है वो हम ही को असर करेगा। और किस किस्म से हमको असर कर रहे हैं, नए नए रोगों के माध्यम से, और हमारे जो खाने का पौष्टिकता है उसको कम करके। तो कीटनाशक का अगर आपके पास विकल्प है तो पहले वो अपनाइए। वो अपनाने के बाद ना ही आप अपना ही स्वास्थ्य का बचाव करेंगे, आप जो आसपास का जैव विविधता है और पक्षी विविधता है उनका भी आप बचाव के लिए कर सकते हैं। तो ये दो मेरे को सुझाव देने थे कि अगर लोग ये इस पर ध्यान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय और जानकारियाँ
क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहादुर।